आने वाले समय में सर इन्फ्लेशन कितना बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं, ये जानते हुए कि अमेरिका और ईरान युद्ध पॉज है, अगर युद्ध नहीं भी होता है तो हॉर्मूज तो कम से कम नहीं खुल रहा है, ये देखते हुए आपको कहाँ तक महंगाई बढ़ती हुई भारत में लग रही है? देखिए, महंगाई को कैसे हम नापते हैं? हम कहते हैं कि बाज़ार में जाके हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो कितने की मिल रही है। तो एक तो ऑफिशियल रेट हो गया, 950 का सिलेंडर है 14 किलो का, पर एक्चुअल में क्या पे कर रहा है आदमी? 4000 5000। तो एक्चुअल प्राइस तो उससे 5 गुना ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन जो गरीब आदमी के लिए है, जो 1 किलो गैस 100 रुपये की भरवाता था अब 500 की भरवाता है, उसके लिए तो इन्फ्लेशन रेट 50-60% है। ऑफिशियल रेट चाहे आपका 4% 4.5% हो, पर वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन रेट नहीं है। गरीब आदमी के तो जेब कट गई, वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएगा, वो घर में सब्ज़ी नहीं खरीद पाएगा, है ना। जो 11,000 12,000 कमा रहा है और उसका जो 950 की जगह 5,000 जाएगा, तो कहाँ से जो अपना घर का खर्चा चलाएगा, कैसे कमरे का किराया देगा? तो वो इन्फ्लेशन रेट जो ऑफिशियल है वो तो सही नहीं है ना। आज जो गरीब आदमी के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने कहा स्टैगफ्लेशन। एक तरफ उसकी नौकरी जा रही है ना, उसका उत्पादन कम हो रहा है देश में, है ना, जो बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे है, फर्टिलाइज़र का उत्पादन कम हो रहा है, सिरेमिक टाइल्स का उत्पादन कम हो रहा है, कारों के जब पेंट प्लांट में आप पेंट नहीं कर पाते बिना गैस के, तो अगर कारें जब कम बनेंगी, क्योंकि बिना पेंट के तो कार निकलेगी नहीं। तो ये सब चीज़ों पे जो उत्पादन पे असर पड़ेगा, तो उसका जो इनकम पे असर पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो उसके लिए तो स्टैगफ्लेशन हो गया ना। मैं चाहती हूं ऑफिशियली चाहे स्टैगफ्लेशन हमारा ना हो, है ना, ऑफिशियली हम कहेंगे नहीं अभी भी उत्पादन तो 4% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन रेट तो 4% है, तो अभी कैसे आप स्टैगफ्लेशन कह रहे हैं? क्योंकि हमारे आंकड़े सही नहीं हैं। हमारे जो असंगठित क्षेत्र है वो तो पिट रहा है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए। आप ढाबे में चाय जो 10 रुपये की लेते थे वो 15-20 रुपये की हो गई। आपके जो रॉ मटेरियल आप खरीदते थे उसके दाम जो 20-30% बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक नहीं आ पा रहा है, तो प्लास्टिक की चीज़ें नहीं बिक रही हैं, कुर्सियाँ जो कोई दाम बढ़ जाएंगे। फिर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है फर्टिलाइज़र में, है ना, तो चीज़ें नहीं उपलब्ध हो रही, तो इसलिए उत्पादन कम हो गया है और आपका प्राइस ज़्यादा हो गया है। वो ऑफिशियल आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो स्टैगफ्लेशन तो आ ही गया है। अब सवाल है कि अगर ये और चलता रहा, और अगर आज कल भी समझौता हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, तो भी 3-4 महीने नहीं गए, क्योंकि जब इतनी बॉम्बिंग हुई ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, ओमान में, कि वो रेस्टोर करने में टाइम लगेगा 3-4 महीने। तो आपकी सप्लाई 3-4 महीने, कल भी अगर समझौता होता है तो 3-4 महीने नहीं, अगर वो समझौता 4 महीने बाद होता है तो 8-9 महीने हो जाएंगे, तब तक तो रिसेशन आ जाएगा। तो इसलिए जो रिसेशन की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये चलता रहा तो रिसेशन होगा ही, दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, है ना, क्योंकि अमेरिका में तो खूब तेजी है। बहुत से अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि दुनिया में अगर रिसेशन आ भी जाएगा तो भी भारत पर उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, और एनर्जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर दुनिया में एनर्जी की जो 10-11% भी शॉर्टेज है तो हमें ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम ही इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो वो, अगर दुनिया में 10-11% गैस और क्रूड की शॉर्टेज है, तो हमारे यहाँ तो 15-20% होगी। तो अगर इतनी शॉर्टेज होगी तो बहुत सारे उत्पादन पे हमारे असर पड़ेगा। फिर अगर हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो जाता है, बाकी और चीज़ों में असर पड़ता है, पैकेजिंग वगैरह की वजह से, तो हमारा तो प्रोडक्शन काफ़ी गिरेगा, तो इसलिए वो रिसेशन में चला जाएगा, है ना। तो क्यों हमें नहीं असर पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आता। लोग क्यों कहते हैं कि ये असर नहीं पड़ेगा? हम लोग कहते हैं हम 2008 की मंदी का हमारे ऊपर बहुत असर नहीं पड़ा था, 26 में भी बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक तो वर्किंग हैंड भी बहुत ज़्यादा है, और हम खुद क्योंकि कंज्यूमर हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, प्रोडक्ट्स जितने, क्योंकि वही तो गिर जाएगा ना। हाँ। जब आपके पास एनर्जी कम पड़ेगी तो आपको घर पे खाना बनाने की दिक्कत होगी, आपको ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी, आपको किसी भी चीज़ के उत्पादन में कमी होगी। हाँ। क्योंकि वो जो मतलब जो गैस और जो क्रूड ऑयल है, अगर उसकी शॉर्टेज हमारे देश में 15-20% हो जाती है, तो उसको आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तुरंत तो आप ये नहीं करेंगे ना कि मोरबी में अब आप कोयला जला लीजिए, उससे तो काम नहीं होगा, है ना। खुर्जा में आप कहें कि जी लकड़ी जला के आप जो सिरेमिक करो ना, उससे नहीं काम होगा। जो चीज़ आपका प्लांट गैस पे रन कर रहा है तो गैस ही करनी पड़ेगी, उसको ट्रांसफॉर्म करने में तो कई साल लग जाएंगे। तो जो हमारा क्रूड ऑयल और जो इसका जो गैस है, उसकी शॉर्टेज की वजह से उत्पादन पे असर पड़ ही रहा है और पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो इसलिए ये हम कैसे कह सकते हैं हमारे ऊपर, और ये भी कहना कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, वो भी बात सही नहीं है। हमारा भी रेट ऑफ ग्रोथ गिरा, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बढ़ के 8-9% पे पहुंच गया था और फिर वो गिर के 4.5% पे आया, है ना। ये बात अलग है कि हमारा नेगेटिव नहीं हुआ जैसे और देशों में हुआ था, है ना। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने परचेजिंग पावर पंप की रूरल एरियाज़ में। उस समय अगर आप 2007-8 में देखें तो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मिड डे मील स्कीम, लोन वेवर, इस सब की वजह से रूरल एरियाज़ में हमने खूब डिमांड पंप की। 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिमांड पंप की हमने। जो हमारा सेल्स टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, उसको काटा जिससे कि डिमांड बढ़े, तब जाके हमारे ऊपर कम असर पड़ा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे, तो क्योंकि वो नहीं कर रहे तो इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा असर होगा उसका। ग्रोथ रेट जो दिखाया जाता है उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है क्या? हो ही रहा है। देखिए, जो ग्रोथ रेट होता है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट होता है। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो गिरावट पे ही चल रहा है नोटबंदी के बाद से, क्योंकि नोटबंदी का असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र पे, है ना। फिर जीएसटी का असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। अगले साल 2018 में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का जो क्राइसिस हुआ उसका असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। पैंडेमिक का असर किस पे पड़ा? असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। तो हमारे असंगठित क्षेत्र को 2016-17 के बाद 4 बड़े धक्के लगे हैं। फिर यूक्रेन का युद्ध आया, उसका धक्का लगा, और अब ये जो युद्ध हो रहा है इसका ज़बरदस्त धक्का। क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है उसके पास बहुत कम कैपिटल होता है, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल कम होता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाता है और वो जो रॉ मटेरियल भी नहीं खरीद पाता है, वो तुरंत बंद हो जाता है। और आप देखें तो बड़ी इकाइयां हैं, वो तो जो उनके वर्कर हैं उनको कैंटीन में खाना खिला सकती हैं, है ना। लेकिन जो छोटे इकाइयां हैं, जो माइक्रो सेक्टर है ना, उसके पास तो कैंटीन नहीं है, उसके पास तो कोई वो लीवे नहीं है, तो वो तुरंत बंद हो जाएगा, वो तुरंत वर्कर उसका गांव चला जाएगा। तो इसलिए जो छोटी इकाइयाँ एक बार बंद हो जाती हैं उनको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास जो कैपिटल नहीं होता। अब जैसे कोई अगर सब्जी बेचने वाला है, उसकी 3-4 दिन सब्जी नहीं बिके तो सड़ जाएगी, तो उसका वर्किंग कैपिटल गया, क्योंकि वो तो आज बेचता है और उसी से जो पैसा आता है उससे अगले दिन फिर जाके खरीदता है, उससे अपना जो काम चलाता है। हाँ। तो वर्किंग कैपिटल बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है जो माइक्रो यूनिट्स हैं। और देश में आप देखें 6,000 बड़े यूनिट हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट हैं और 7 करोड़ माइक्रो यूनिट हैं। तो एमएसएमई का 99% जो है वो माइक्रो यूनिट है, उसमें 97.5% रोजगार है एमएसएमई का। और जो लार्ज यूनिट्स हैं वो तो ज़्यादा रोजगार देते नहीं, क्योंकि बहुत ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड हैं, है ना। तो जैसे कि उसमें ऑटोमेशन और बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे आपका जो रोज़गार और कम होता जा रहा है। जैसे कि पहले जब बैंक में 1990 में आपको सारे काम के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पैसा निकालना है, पासबुक भरानी है वगैरह, अब सब मोबाइल पे हो जाता है। हाँ। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और स्टाफ आधा हो गया। टाटा स्टील को ले लीजिए, 1990-91 में वो 2 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करते थे, 88,000 लोग उनके यहाँ काम करते थे। 2015 देख लीजिए, 15 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करते थे और स्टाफ 1/3 हो गया। तो 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया, स्टाफ जो उनका 1/3 हो गया। तो ये जो ऑटोमेशन हो रहा है, इससे संगठित क्षेत्र में जॉब क्रिएशन नहीं होगा। अभी आप सड़कें बनती देखें, पहले सड़कों पे सैकड़ों लोग जो काम करते दिखते थे, आज जहाँ सड़कें और फ्लाईओवर बनते हैं उसमें बड़े बड़े बुलडोजर, जेसीबी और क्रेन के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो रोजगार नहीं पैदा हो रहा ना, आपके कृषि में नहीं रोजगार पैदा हो रहा। कृषि में पहले आप जब बुवाई, सेक्टर में रोजगार पैदा भी तो हो रहा है, मतलब विकास तो ऐसे ही होता है ना। अब 90 के दशक वाली स्थिति के हिसाब से तो नहीं चलेंगे अब तो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका जो रोजगार है जहाँ पे होता था, जैसे कृषि है, उसमें 86-46% लोग काम करते हैं। अब उसमें ट्रैक्टर से आप करते हैं तो जो पहले 3 दिन में होता था हल बैल से, अब वो 3 घंटे में हो जाता है। आपका जो पहले कटाई होती थी, हाथ से कटाई होती थी, अब जो वो आपके हार्वेस्टर कंबाइन आ गए, थ्रेशर्स आ गए। तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या क्यों देश की बढ़ रही है? क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं संगठित क्षेत्र में, और असंगठित क्षेत्र जो लास्ट रिजॉर्ट का है। मतलब जब झक मार के आप कुछ नहीं तो आप रिक्शा चला लेंगे, आप शहर में आके बोझा ढो लेंगे, है ना, आप एक खोमचा लगा लेंगे, आप चाय बेच लेंगे, आप कुछ सब्जी बेच लेंगे, पर उससे आपका कोई जब ज़्यादा आमदनी नहीं होती। उसमें आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जो रिक्शे वाला जो बाज़ार में 12 घंटे खड़ा होता है, उसको 2-3 घंटे का काम मिलता है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। जो दुकान में आपके जो परिवार वाले बैठे हैं, एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है, 2 लोग बैठे हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना। वो एम्प्लॉयमेंट में आपका प्रोडक्शन नहीं है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस डायरेक्शन में गई है, उसमें ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन के चलते हुए संगठित क्षेत्र में तो बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे रोज़गार नहीं है।
तो इसलिए झक मार के लोगों को एज अ ये कहना है लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना, बट दैट इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय द सिस्टम। मैंने ग्रोथ में क्या मैनिपुलेशन हो सकता है ग्रोथ रेट दिखाने में, ये इसलिए आपसे पूछा था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, जो हमारे डेटा में नहीं आता। हमारा डेटा संगठित क्षेत्र का डेटा है। मैं सर एक्चुअली एक दूसरा डेटा आपको देने वाली थी, इसलिए मैं पूछ रही थी कि शायद हमारी गवर्नमेंट उसे मैनिपुलेट कर ले। लेकिन आईएमएफ का जब हम डेटा देखते हैं तो 2026 में उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो और बढ़ा दी है, और बढ़ा करके 6.5% कर दिया है। यानी कि अमेरिका, चीन, यूके, ये जितनी कंट्रीज़ हैं, इवन यूरोप, उन सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि वो इंडिया की रहने वाली है। तो अगर आईएमएफ इस बात को कह रहा है तो उसमें वो तो भी गलत है। आईएमएफ क्या डेटा इकट्ठा करता है? आईएमएफ तो सरकारी डेटा को ही आगे करता है ना। आईएमएफ इज नॉट अ डेटा कलेक्टिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ डेटा कलेक्टिंग। अनुमान उनकी तरफ से अगर दिया गया है तो वो सरकारी डेटा पे, सरकारी डेटा पे। तो जो सरकारी डेटा में गड़बड़ी है वो आईएमएफ के डेटा में गड़बड़ी है। और यहाँ तक कि पिछले साल जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि इंडिया का डेटा अनरिलायबल है। उन्होंने तो खुद ही कह दिया 2 साल से कि अनरिलायबल है, इससे हम असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा ही गड़बड़ है। हमारा जो संगठित क्षेत्र का डेटा है वही आता है क्वार्टरली डेटा में, बल्कि पूरा संगठित क्षेत्र का भी डेटा नहीं आता। तो ये मैं जितना पढ़ रही हूँ ये कह रहे हैं कि इंडिया रिमेन्स अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर सरकारी डेटा पे है, बेकार की बात है। आईएमएफ का डेटा तो बहुत अनरिलायबल है। अच्छा। क्योंकि देखिए आईएमएफ का डेटा आईएमएफ नहीं इकट्ठा करता, वो तो सारी सरकारों से लेता है। अगर भारत के जो डेटा में इतनी कमजोरी है तो बाकी देशों के डेटा में आप समझिए कितनी ज़्यादा कमजोरी होगी, और डेवलपिंग वर्ल्ड के। तो आईएमएफ के डेटा से आप इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अब वर्ल्ड बैंक के डेटा से आप इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैं ये गलत डेटा को ही कंपेयर करना चाहूँ, और अगर यूरोप के लिए ये कहा जा रहा है कि वो 1-1.5% आगे बढ़ेंगे, अगर अमेरिका के लिए ये कहा जा रहा है कि उनका भी 2% से ऊपर तो नहीं निकलने वाला है, तो क्या उन देशों का भी गलत है? और उस गलत के हिसाब से भी तो फिर भारत इमर्जिंग उनका देश डेटा इसलिए गलत नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि असंगठित क्षेत्र का डेटा नहीं आता। आपके जो कृषि में 11 करोड़ किसान हैं, उसको आप हर क्वार्टर में नहीं मेजर कर सकते, है ना। आपके जो 7.5 करोड़ जो माइक्रो यूनिट्स हैं और 5.5 लाख स्मॉल यूनिट्स हैं, उसको हर क्वार्टर में डेटा आता ही नहीं है। आप तो डेटा एक बेंचमार्क ईयर में लेते हैं और उसको आगे प्रोजेक्ट करते हैं। तो कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा के आधार पे। तो इसलिए डेटा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो जो 55% हमारा संगठित क्षेत्र उत्पादन करता है, उसके बेसिस पे हम असंगठित क्षेत्र को भी कह देते हैं। अब असंगठित क्षेत्र का तो कितना डेटा आ रहा है कि उसमें गिरावट है। जैसे कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, उसमें संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, क्योंकि डिमांड सारी उधर जा रही है। हाँ। तो नोटबंदी के बाद से सारा हो रहा है। तो आपके मेजर सेक्टर जो हैं, जैसे कि आप ट्रेड ले लीजिए, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ट्रेड में है। तो ट्रेड सेक्टर में ई कॉमर्स 20-30% बढ़ रहा है, और जो नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट पे हैं। तो जो आप जब उसको मेजर कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बढ़ रहा है, जबकि वो एक्चुअली में गिरावट पे है। तो इस लिहाज से हम कोई भी डेटा देखें, मूडीज की तरफ से कभी डेटा सामने आता है, वो उन सब के ऊपर हमें भरोसा, वो सब सिर्फ संगठित क्षेत्र का डेटा है, वो असंगठित क्षेत्र उसमें आता ही नहीं। और असंगठित क्षेत्र को तो हम बढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि गिरते हुए सेक्टर को हम प्रॉक्सी करेंगे राइजिंग सेक्टर से, तो मतलब कि ये जो गिर रहा है उसकी गिरावट हम दिखाएंगे नहीं, उसको बढ़त दिखा देंगे। तो ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं हम। तो इसलिए मेरा मानना है कि पिछले 10 साल से हमारा ग्रोथ रेट 1.5-2-2.5% से ज़्यादा नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि हम 7%, सीरियसली, हाँ, ये तो मैंने लिखा हुआ है। कितना आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं इस चीज को लेके? ये तो मैंने बहुत लिखा है। मेरी कमेंट सेक्शन में बौछार हो जाएगी कि भाई ये तो गलत बोल रहे हैं, तो ये तो एंटी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ये तो मोदी। एंटी गवर्नमेंट की क्या बात है? ये तो डेटा की बात है। इनको अपनी देश की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं डेटा पे, सरकार के डेटा। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारा ग्रोथ रेट 7% है, पर वो आप कह रहे हैं वो 1-1.5% से ज्यादा नहीं है, 1.5-2% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो है उसमें गिरावट आ रही है, उसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारा जो डेटा है उस पर और भी मतलब ये तो बारीकी से जाने की बात है, वो प्रोजेक्शन के आधार पे है कि मतलब बेंचमार्क ईयर से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी मतलब जैसे क्वार्टरली डेटा आता है उसको खोल के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो अगर आपका जो ये साल नॉर्मल है
अगला साल आपका डिमोनेटाइजेशन ईयर, तो आप पिछले साल से प्रोजेक्ट करेंगे तो गलत डेटा आएगा, क्योंकि अभी तो गिरावट हो गई तो वो दिखाएगा नहीं। इसीलिए नोटबंदी के ईयर में सरकार कहती है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ सबसे अच्छा था 8%, जबकि सबने देखा, आप बाज़ार गए तो बाज़ार बंद, आप जो उत्पादन है तो उत्पादन कम, कृषि में लोगों ने शिमला मिर्च सड़क पे फेंकी, टमाटर फेंका, दूध फेंका, बिक नहीं रहा था, है ना। खेतों में फूल सड़ गए क्योंकि फ्लोरिकल्चर ख़त्म हो गया उस समय, क्योंकि फ्लावर्स नहीं बिक रहे थे, है ना। ये सारे तो उस समय के, और सरकार कह रही कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ नोटबंदी के समय। अब मैं इसको छोड़ते हुए सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से फिसलकर छठी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन अब भी ये होप सभी के मन में बाकी है कि ज़्यादा नहीं 2030 तक, 47 की बात मैं नहीं कर रही हूँ, 2030 तक हम चौथी क्या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आपका अनुमान क्या है? मेरा तो ये कि अभी तो हम 7वीं भी नहीं है, क्योंकि अगर डेटा आप देखें पिछले 10 साल का, सरकार कह रही है 6-7% का ग्रोथ है ना। मैं कह रहा हूँ 1.5-2-2.5% का ग्रोथ है। नहीं, वो तो मैंने समझ लिया, उसको अलग हटाते हुए, क्योंकि ये तो विश्व स्तर पर इस बात की मुहर है ना, वो तो जो कंट्रीज के नाम आते हैं, फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, तो उस पर तो अभी हमें दिखाई दे रहा है कि भारत छठे नंबर पर है। और जब भारत चौथे पर पहुंचा, हाँ, रुपया कमजोर हो गया, तो इसलिए जो चौथे पे कह रहे थे वो छठे पे आ गया, है ना। और ये तो मैंने तभी लिखा था कि भाई अगर डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का तो ये नंबर मैटर नहीं करता, और क्या मैटर करता है कि आम आदमी की आमदनी क्या है। प्रति व्यक्ति आय में तो हमसे 140वें स्थान पे है ना, तो मतलब गरीबी बेतहाशा है। तो हम जापान के बराबर आने का मतलब है क्या, क्योंकि हम उनसे 12 गुने बड़े हैं, तो इसकी मतलब है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय 1/12 है उनसे। मतलब उनका व्यक्ति, हर एक व्यक्ति वहाँ पे 24 लाख रुपए प्रति साल कमा रहा है, हमारा तो प्रति व्यक्ति आय तो 2 लाख है। तो 2 लाख पे हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, उनके यहाँ तो जो आम आदमी है वो तो समृद्ध है। तो हम जापान से नहीं कंपेयर कर सकते। पर मुझे बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही है कि जब चाइना ने भी ग्रोथ की, जब चाइना भी आगे बढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर देश ग्रोथ कर रहा है तो उसका हिस्सा हर शख्स तक बंटे, ऐसा संभव नहीं होता है। और चाइना में भी यही, ये सब तो बेकार की बातें हैं, मेरा मानना है। ये सब तो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन है कि नहीं हम अनइक्वल पहले करेंगे फिर इक्वल कर देंगे। हाँ, ये ट्रिकल डाउन की थ्योरी तो हमने 1947 से अपनाई। मैंने इकोनॉमिस्ट को यही कहते सुना है कि चाइना में भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ? सवाल ये कि चाइना की अर्थव्यवस्था अलग है, उनकी पॉलिटिक्स अलग है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स अलग है, हमारी अर्थव्यवस्था अलग है। हमें तो इक्विटेबल ग्रोथ चाहिए। अगर आपकी इक्विटेबल 5-6% की ग्रोथ हो जाए तो दैट्स गुड, क्योंकि फिर आम आदमी को भी तो अतिरिक्त मिलेगा। तो आप नहीं मानते कि हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? हम तो और भी नीचे हैं ना उससे, क्योंकि हमने तो ग्रोथ ही 2-2.5% किया है पिछले। और मैंने तो आपको बता रहा हूँ, नोटबंदी के समय जब सरकार के ऑफिशियल आंकड़े 8% बता रहे थे, उस साल तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गिरावट थी। तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ उस साल तो नेगेटिव हो गया था। उस नेगेटिव ग्रोथ को हम +8% दिखा रहे थे। मतलब गवर्नमेंट के डेटा में इतना गड़बड़ी है। ये तो सबके सामने था ना नोटबंदी में। पूर्वाग्रह से ग्रसित होता हुआ तो जवाब नहीं है, क्योंकि हम तो उसी पर भरोसा करते हैं जो अखबारों में छपता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आता है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज कहती है। कि आम भारतीय तो उसको मान लेता है। नहीं तो वो तो देखिए बेचारा और क्या करेगा, है ना। पर सवाल क्या है कि असली में डेटा क्या है। डेटा तो ये है कि आप एक गिरते हुए सेक्टर को बढ़ता हुआ सेक्टर दिखा रहे हैं, तो यानी कि आपका डेटा ही गलत है। तो आम आदमी तो ये इस सब में डिटेल में नहीं जाएगा ना कि भाई आपका डेटा गलत है ना। हाँ। पर एक्चुअल में तो डेटा गलत है ना, और इसलिए दिख भी रहा है कि आपका जो असंगठित क्षेत्र है वो तो बेचारा पिट रहा है ना। तो आपकी अर्थव्यवस्था अगर 6-7% बढ़ती होती तो खूब रोजगार पैदा होता। क्यों नहीं रोजगार पैदा हो रहा? क्यों बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है? और हमारे बेरोजगारी के आंकड़े भी गलत हैं, क्योंकि जो आईएलओ की परिभाषा है उसमें जब व्यक्ति काम कर रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, तभी उसको रोजगार में माना जाता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो काम कर रहा है, चाहे मुफ्त में कर रहा है, उसको हम रोजगार मान लेते हैं। तो जैसे महिलाएं हैं, वो तो घर पे काम कर रही हैं, है ना, वो कोई बेकार तो नहीं है। तो हम उसको भी अपने उसमें काउंट कर लेंगे कि भाई उसको तो रोजगार हो गया। तो IMF की जो मतलब आईएलओ की परिभाषा है उसके हिसाब से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें अगर आपने कहीं खोमचा लगा लिया तो आपको एम्प्लॉयड मान लेंगे, है ना। आपने कोई सिर पे बोझा ढोल लिया तो आपको एम्प्लॉयड मान लेंगे, है ना। लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि जो बेचारा बाजार पे जो खड़ा हुआ है रिक्शे वाला 12 घंटे, उसको 2-3 घंटे का काम मिलता है, तो अंडर एम्प्लॉयड है। फिर जो दुकान में जो 2 लोग बैठे हुए हैं
तो एक ही का काम है, दूसरा जो बैठा है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। खेत में 2 लोग बैठे हैं, एक ही का काम है, तो दूसरा व्यक्ति डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, हाँ? तीसरा, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है। पुरुषों के लिए तो 70% है, पर महिलाओं के लिए तो बीच में तो 22-23% हो गया था, अभी सरकार कह रही है कि वो 38% हो गया। तो इतनी महिलाएं जो काम ढूंढना छोड़ दिया है। तो हमारी जो बेरोज़गारी की समस्या है वो 4 पार्ट्स में है। एक तो जो काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, एक अंडर एम्प्लॉयड है, और एक जिसने काम ढूंढना छोड़ दिया। तो जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, जो मतलब सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 55-56% है, ILO के हिसाब से जो CMI देता है वो करीब 50% है। जबकि जो उन्नत देश हैं, या बड़े देश मान लीजिए, नॉट उन्नत, तो जिसमें ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया और अमेरिका, वहाँ पे 65 से 70% है। तो मतलब हमारे यहाँ 15 से 20% कम लोग हैं लेबर फोर्स में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और ख़ासकर महिलाओं में और एजुकेटेड यूथ में। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे कि 2016 में जब 360 नौकरी निकली पियोन की यूपी में, तो 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 380 PhD थे, 2 लाख BTech, MTech, BCom, MCom थे। और आपको क्या चाहिए था? 5वीं जमात की डिग्री और साइकिल चलाना। तो क्यों हताशा निराशा बहुत है हमारे यूथ में। अभी NDTV में उस समय 2018 में दिखा रहे थे कि वो नाली साफ़ कर रहे हैं। कौन लोग नाली साफ़ कर रहे हैं? MBA। वो टेस्ट था आपको जो सफाई कर्मचारी के लिए, तो आपने MBA कर लिया और आप सफाई कर्मचारी का काम कर। रेलवे की 35,000 नौकरी निकली थी ग्रेड D की, उसके लिए 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। ठीक बात। सबसे नीचे, क्योंकि काम नहीं मिल रहा लोगों को, जो उनकी डिग्री है उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा। और शिक्षा हमारी बहुत ही घटिया है, हम रट्टा मार के सीख लेते हैं, भूल जाते हैं। राइट। तो इसीलिए हमारे जो असर की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो 2005 से आ रही है, वो दिखाती है कि गांव के स्कूलों में 5वीं जमात के आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते, वो ड्रॉप आउट करेंगे। और ये तो उन 50% बच्चों के जो 5वीं, टीचर ही ऐसे होते हैं सर, वो चाहे भी बिना टीचर हो या पढ़े जो भी लिखे। हो, वो आपके एजुकेशन खराब है। वेरी ट्रू। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है। जो अभी जब 2024 की असर की रिपोर्ट आई, उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के बच्चे सारे देश में वो 5वीं जमात की जो पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि 95% बच्चों की ट्रेनिंग बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हम सिर्फ रट्टा मार के सीखते हैं, उससे एब्जॉर्ब नहीं करते नॉलेज, और बिना एब्जॉर्ब किए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम R&D में कमज़ोर हैं। हमारी सारी समस्या क्या आज देश की? R&D की कमज़ोरी। चीन क्यों आगे निकल गया? वो R&D में आगे निकल गया, वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। वो 3% GDP का जो खर्च करता है, हम 0.65% खर्च करते हैं, और वो हमसे 5 गुने बड़े हैं, तो हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं। अमेरिका हमसे 100 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो भी 3% GDP का खर्च करता है। हम तुलना पाकिस्तानियों से करके खुश हो जाते हैं, चाइना से तुलना हम करने की तो इसीलिए तो हम पीछे रह जाते हैं ना। इसीलिए तो देखिए आज हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई। हम चीन को नहीं फेस कर पाते, उसको $102 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, तो हम $102 बिलियन की उसको मदद दे रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि वो तो हमारी टेरिटरी में घुसा हुआ है। राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सस्ती आ जाती हैं। जो आपकी जो लो टेक्नोलॉजी आइटम, आपका पतंग का मांझा आ जाता है, आपकी दिवाली की लाइट आ जाती है, पिचकारी आ जाती है, गणेश की मूर्ति आ जाती है, हम क्यों नहीं बना पाते सस्ती? वो हमें सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी में भी वो सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी फैक्ट्री में चाइनीज़ मशीनरी लगी हुई है, तो चाइनीज़ इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। जब गालवान के बाद हमने वीज़ा देना बंद कर दिया, तो हमारे बिजनेसमैन रो रहे थे कि प्लीज़ हमारी फैक्ट्री नहीं चल पा रही ठीक से, आप वीज़ा दीजिए। मैं सर अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लैंडिंग की तरफ हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं, एक डेटा है FPI कैसे भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा वापस निकाल रहे हैं, वो उस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। ये हालांकि शायद 2 दिन हो गया होगा, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने देखा था तो ये आया कि मई में अब तक इंडियन शेयर मार्केट से शुद्ध रूप से 14,231 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं, और 2026 में FPI की भारतीय बाजारों में बिकवाली का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। और ये 2025 से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बाजार से 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। तो मतलब अभी मई में ही पूरे 25 में जितने रुपया निकाला है FPI ने, मई तक इन 5 महीनों में ही उसका 1.5 गुना निकाल चुके हैं। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं, वो चाहे संस्थागत हैं या जैसे भी हैं, उनका पूरा मोह भंग हो चुका है, भारतीय बाजार में उनको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है? इसका मतलब ये निकालें? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न के लिए,
तो इन्वेस्टमेंट वहाँ जाता है जहाँ रिटर्न ज़्यादा होगा। तो अभी क्योंकि पिछले साल ट्रंप साहब की वजह से बहुत उथल पुथल हुई, तो हम लोग के ऊपर 50% टैरिफ लग गया, तो उससे ये लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, है ना। जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था खूब तेज़ हो गई, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और टेक्नोलॉजी कंपनी में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही कहा कि $500 बिलियन, और अभी आप देखें तो करीब $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ये 7 कंपनियां कर रही हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां। तो इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, जबकि सब कह रहे थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली जाएगी, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, उनका एम्प्लॉयमेंट ठीक चल रहा है, तो कैपिटल वहाँ जा रहा है। क्योंकि हमारा जो है रुपया गिरा, तो रुपया गिरने का मतलब है कि डॉलर में रिटर्न आपका कम हो गया। अगर आपका 10% जो रिटर्न है ना, और आपका जो रुपया गिर जाता है 6% 7%, तो आपका तो नेट में डॉलर में 2-3% का ही रिटर्न हुआ, तो आप पैसा बाहर निकालेंगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तरह की परेशानियाँ हो गई। हमारा प्राइवेट कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर रहा। आप देखें तो सरकार कहती है कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, डिमांड कम है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने का मतलब कि डिमांड कम है। अगर आप 100 एयर कंडीशनर बना सकते हैं और आपके 70 एयर कंडीशनर बिक रहे हैं, तो आप 110 की कैपेसिटी क्यों बढ़ाएंगे? फिर तो आप 100 ही की कैपेसिटी रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट देश में कम क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि गरीबी है। अगर गरीब के हाथ में पैसा नहीं होगा, आम आदमी के हाथ में पैसे नहीं होगा, तो परचेजिंग कहाँ से होगी? अगर आप 100 रुपये गरीब के हाथ में दें तो पूरा 100 रुपये खर्च कर देगा। वो बच्चे के लिए स्कूल बैग ले लेगा, अपने किचन के लिए जो कटोरियाँ खरीद लेगा, अपने घर में कुछ कूलर लगा लेगा, अपने वाइफ के लिए कुछ कपड़ा खरीद लेगा, अपने लिए चप्पल खरीद लेगा। एक अमीर को देंगे तो 100 रुपये बचा लेगा, क्योंकि जो उसको खर्च करना है वो कर रहा है। तो डिमांड हमारी कम क्यों हुई है? ये इसलिए क्योंकि गैर बराबरी बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये पैंडेमिक के पहले ही 2017-18 के Q4 में 8% की ऑफिशियल ग्रोथ रेट थी। वो पैंडेमिक के पहले गिर के 3.1% हो गई, और पैंडेमिक के तो नेगेटिव हो गई। तो क्यों गिर रहा था? उस समय पैंडेमिक के पहले ही गिरावट थी, जबकि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.6 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा दिया बाय कटिंग जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट, है ना। वो इसलिए क्योंकि डिमांड तब होगी जब आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर होगी। अमीर के हाथ से परचेजिंग पावर से डिमांड नहीं जनरेट होगी। उसको तो इन्वेस्टमेंट करना है, पर इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब डिमांड ज़्यादा होगी। तो हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा जो RBI से आता है, वो संघर्षित क्षेत्र का डेटा है, और संघर्षित क्षेत्र में डिमांड कम है। तो इसलिए हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। इसी ने फिर जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी। तो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्टूबर के बाद तो नेट में नेगेटिव हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए हमारा जो मार्केट है वो इतनी इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके चलते हुए मार्केट एक्सपेंशन कम हो जाता है। तो हमें अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हमारा रोज़गार कम होगा, तो जब फैमिली की परचेजिंग पावर कम होगी, जब फैमिली की परचेजिंग पावर कम होगी, तो जब मार्केट में डिमांड कम होगी, गरीबी होगी, है ना। अगर जैसे कि हम लोगों ने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ 380 मिलियन 38 करोड़ के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास काम है ही नहीं, या ढंग का काम नहीं है। तो यानी कि जो काम कर रहे हैं, हर एक के ऊपर 4.4 लोगों का बोझ है। जबकि अगर ये 28 करोड़ के पास भी होता, तो एक व्यक्ति के ऊपर 2.2 का बोझ होता, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ रोज़गार पैदा करना सबसे ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी। फिर मैं वहीं आता हूँ जो R&D की मैंने बात की। हम क्यों पिट रहे हैं? हम एक्सपोर्ट मार्केट में चीन क्यों आगे निकल जाता है? वो सस्ता प्रोड्यूस कर देता है, हमारी चीज़ें हमें सस्ती प्रोड्यूस करके दे रहा है। वो वजह है वो R&D में आगे हैं, लॉजिस्टिक्स में आगे हैं, है ना। सब चीज़ में उन्होंने वन बेल्ट वन रोड में सारी दुनिया में वो कनेक्शन कर लिया है, तो उनका मार्केट बहुत बड़ा है, स्केल इकॉनमी उनकी बहुत है। तो ये सारी हम क्यों कमज़ोर पड़ गए? क्योंकि हमने R&D पे नहीं खर्च किया। हमने R&D पे भी नहीं खर्च किया, और हमारा रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है। हमारे यहाँ इतना फ्यूडलिज्म है, ऊपर से ऑर्डर आता है नीचे, जबकि रिसर्च के लिए खुली छूट होनी चाहिए, है ना। मतलब नीचे से आपको एनेबल करना चाहिए कि भाई आप क्वेश्चन करो,
हमारे यहाँ तो क्वेश्चनिंग खत्म कर दी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक जो है। क्वेश्चन करता है उसको तो हम बोल देते हैं एंटी एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट अभी हाल में ही आई थी जो ये बता रही थी कि एआई में कैसे भारत लगातार पिछड़ता चला जा रहा है और भारत अंततः सिर्फ इसमें कंज्यूमर बन के रह जाएगा और बाकी वर्ल्ड हमसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। और उसको और जाहिर सी बात है हमें कॉलोनाइज कर लेंगे। हाँ। क्योंकि वो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब वहाँ से आएंगे। तो हम ये लोगों ने एक्सप्रेस किया है ये डेंजर कि जिनके एआई नहीं होगा तो चीन और अमेरिका आगे हैं, बाकी सबको कॉलोनाइज कर लेंगे ये लोग। हम वापस उसी एरा में पहुंच जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। ये एआई का इतना ज़्यादा प्रचलन है और एआई के चलते हुए जॉब क्रिएशन खतरे में है। क्योंकि अभी जैसे कि बात हुई हमारे जो टीसीएस और ये सब जो खुद जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे एआई वाले जो प्रोवाइड करने लगेंगे, कोडिंग है वो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ से होने लगेगी। इसीलिए हमने देखा ले ऑफ्स हुए बड़ी संख्या में आईटी कंपनीज में। इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में भी। मतलब कि आप देखेंगे तो वहाँ पे फेसबुक और इन सब ने भी जो रिट्रेंचमेंट किया है क्योंकि वो कोडिंग वगैरह अब वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं उससे, है ना। तो इसलिए आगे आने वाले साल 2 साल में ज़बरदस्त खतरा है कि बेरोजगारी और बढ़ेगी और समस्या अर्थव्यवस्था की और ज़्यादा तेज जाएगी। और ये जो ऑयल क्राइसिस है उसको बड़ा तेज़ी से एग्रेवेट कर रहा है उस समस्या को। तो हम मतलब मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब जैसे एल नीनो तेज़ हो जाएगा तो कृषि में फ़र्क पड़ेगा। तो आपका एनवायरमेंटल क्राइसिस, आपका एआई और टेक्नोलॉजी का क्राइसिस, आपकी वॉर का क्राइसिस और अमेरिका और चीन में जो तनी हुई है वो 4 बड़े क्राइसिस आ रहे हैं आगे साल 2 साल में, जिससे कि सारी दुनिया में एकदम परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। अल नीनो का क्योंकि आपने जिक्र किया सर, तो मैं आपको बताऊं, मेरे व्यूवर भी सुने इस बात को। हमने हाल ही में स्काईमेट के महेश पालावत सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि अल नीनो कई बार पहले आ चुका है, लेकिन 1878 में जो अल नीनो आया था पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ लोगों की उससे मृत्यु हुई थी। अकाल जैसे हालात थे, उनका कहना है अब अकाल की स्थिति तो नहीं आ सकती, नहरें बन चुकी हैं और इतनी उन्नत तकनीक हो गई है। लेकिन इसके पहले अल नीनो जो सबसे घातक था वो था 2015 का, जब 14% रेन कम हुई थी और इसीलिए अनाज भारत में कम पैदा हुआ। आप भी वही चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अल नीनो भी वो आग में घी डालने का काम, सुपर एल नीनो कह रहे हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा ड्राउट इस साल पड़ेगा। अब चलिए मान लेते हैं कि शायद ना हो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा तो प्रोबेबिलिटी इसमें होती है, पर अगर हो तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए हमें, है ना। तो मैं कह रहा हूँ ये 4 बड़े झटके, है ना। एक तो पर्यावरण का, क्योंकि इतना एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ट्रम्प साहब तो मान नहीं रहे, उन्होंने तो छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं डिग बेबी डिग, और आप जो तेल निकालिए और करिए और पोल्यूशन, वो कहते हैं पोल्यूशन में कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो मतलब ग्लोबल इफेक्ट होगा ना इसका। अब आप देखिए कि जब ड्राउट, आप देखिए जब बिना मौसम की बारिश, है ना, फिर आपके जंगलों में आग लगना, है, जैसे साउथ फ्रांस में आग नहीं लगती थी, आग लग रही है, स्पेन में आग नहीं लगती थी, आग लग रही है। यांगसी नदी सूख गई, जो हमारी गंगा से इतनी ज़्यादा बड़ी नदी है, वहाँ पे लोग जो चलने लगे, है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं इकोनॉमिस्ट से नहीं, पर्यावरणविद के साथ भी बैठी हुई हूँ, जो चारों तरफ की बातें एक साथ हमें समझा रहे हैं। एक साथ ये क्राइसिस हैं, झटके लग रहे हैं, है ना, दुनिया में। तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा झटका इसलिए लगेगा क्योंकि हमारी स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। जितना बड़ा असंगठित क्षेत्र हमारे देश में है, जितना गरीबी है, वो और कहीं नहीं है। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए सर, क्योंकि युद्ध तो अब शुरू हुआ है और डॉलर अब मजबूत हुआ है। बीते 1 साल से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि रुपया तो गिर ही रहा था। जब वर्ल्ड की बाकी करेंसी मजबूत हो रही थी, जब युद्ध की दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी, उस समय भी भारतीय रुपया लगातार गिर रहा था। उसके पीछे की क्या वजह थी? तब हम क्यों कमजोर रह गए? सब ऊपर बढ़ रहे हैं, भारतीय रुपया धड़ाम हो रहा है, क्यों? देखिए, इसके पीछे हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। डॉलर को मजबूत करेंसी समझा जाता है ना। डॉलर एक रिलायबल करेंसी समझी जाती है ना। तो 70 जो आपका 2007-8 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से। लेकिन डॉलर बढ़ गया, बाकी सब करेंसी गिर गई, क्योंकि जब भी क्राइसिस आता है तो लोग सेफ हेवन देखते हैं। तो डॉलर वॉज अ सेफ हेवन, क्योंकि दुनिया में डॉलराइजेशन हुआ है। सऊदी अरेबिया का जब ये ऑयल का हुआ था मिड 1970s में, तो पेट्रो बॉन्ड्स वगैरह की बात हुई थी, तो जब सारा कुछ डॉलर में होने लगा, तो डॉलराइजेशन की वजह से अमेरिका ज़बरदस्त ट्रेड डेफिसिट भी रखता है और अपना बजट डेफिसिट भी, जो और कोई अर्थव्यवस्था नहीं कर सकता, है ना। तो डॉलर की साख थी, तो क्राइसिस में डॉलर बढ़ता था। अभी क्या हुआ, पिछले साल जब ये ट्रम्प साहब ने करना शुरू किया तो डॉलर की साख भी गिर गई। तो बाकी करेंसी नहीं, डी डॉलराइजेशन तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन उसकी बात चल रही है। पर लेकिन ये हुआ कि बाकी करेंसी जब बढ़ गई, डॉलर गिर गया, लेकिन रुपया गिरता चला गया। क्यों? वजह यह कि हमारा पर सबसे ज़्यादा असर हुआ इसका, है ना।
तो इसलिए 50% टैरिफ लगा दिया उन्होंने, है ना। तो ये हुआ कि भाई सबसे ज़्यादा असर भारत के ऊपर होगा, और भारत की जो R&D में कमज़ोरी है उसकी वजह से हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते। चीन ने ओवरकम कर लिया। अब चीन का देखिए पिछले साल जो सरप्लस था वो बढ़ गया, टैरिफ लगाया ट्रंप ने, खूब टैरिफ लगाया, लेकिन फिर भी उनका ट्रेड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि R&D में स्ट्रॉन्ग है। R&D में स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कि हम सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, और बाकियों के कंपटीशन में हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो R&D में जो कमज़ोर होगा वो दबेगा, और हम R&D में बहुत कमज़ोर हैं। हमारे पास ना लो टेक्नोलॉजी है ना हाई टेक्नोलॉजी। आप डिफेंस में देख लीजिए, हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं 1987-88 से, आज तक सक्सेसफुल नहीं हो रहा पूरी तरह से, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा कावेरी इंजन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम G404 इंजन अमेरिका का ले रहे हैं जो 1980s की टेक्नोलॉजी का है, वो भी अंडर पावर्ड है। तो हम मैक 2 में G414 इंजन बनाना चाह रहे हैं। G414 का जब प्रधानमंत्री गए थे तो समझौता हुआ, लेकिन अभी तक वो समझौता पूरा नहीं हुआ, अभी तक नहीं आया। बल्कि G404 को भी रोक दिया। जो हमारे पास 96 इंजन आने थे, है ना, वो भी हमारे पास 10 ही आए। तो हम जो बनाने वाले थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 96, तो उसकी जगह हम मतलब सिर्फ 10 ही बना पाए। आगे भी हम उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो देंगे तो, और सभी चीज़ों पे हम डिपेंडेंट है। हमारे पास जो रूस से आता है तो ब्रह्मोस मिसाइल है, S-400 है, सुखोई एयरक्राफ्ट है। तो ना हम रूस का साथ छोड़ सकते हैं, ना अमेरिका का साथ छोड़ सकते हैं, और चीन पे हम निर्भर हैं कि $102 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सस्ती आती हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म होने का मतलब है कि हम बार्गेन नहीं कर पाते जो हमें बार्गेन करना चाहिए। तो बार्गेन वही देश कर पाएगा जिसकी R&D स्ट्रॉन्ग होगी, ग्लोबलाइजेशन में वो आगे होगा। हम ग्लोबलाइजेशन में बहुत पिछड़ गए हैं। हम चीज़ें मंगवाते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते जो हमें करना चाहिए कम्पीट करने के लिए। अब सर मैं तो इसलिए जो आपने बात पूछी, तो रुपया इसलिए कमज़ोर हुआ क्योंकि हमारी एक तो इंटरनेशनल जो साख है वो धीरे धीरे कम है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम सबको दिख रहा है कि हम दब जाते हैं। चीन नहीं दबता ना, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसने भी टैरिफ लगा दिया। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी, हम तो टैरिफ घटाते चले गए। चीन ने बल्कि हमें कहा भी कि आप जितना झुकेंगे वो और झुकाएंगे, पर हम नहीं कर पाए। ब्राज़ील ने किया, ब्राज़ील ने कहा आपने 50% टैरिफ लगाना है, लगा दो। हम झुक गए क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कमज़ोर है, क्योंकि हमारे R&D नहीं है। R&D क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा बहुत ख़राब है देश में। शिक्षा अच्छी नहीं होगी और फ्यूडल है, तो R&D का एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए हमें तो खुली छूट देनी चाहिए। हम तो जो क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसको दबा देंगे। तो बिना क्रिटिसिज्म के रिसर्च कैसे आगे बढ़ेगी? अगर हम कहते रहेंगे कि आइंस्टाइन लास्ट वर्ड है तो फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम ये कहते रहेंगे कि जो हमारे जो 1915 में जो हमने बोला था वही ठीक है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। हम बोलते रहेंगे जी कि हमारे पास तो 2000 पहले सब कुछ था, विमान भी था हमारे पास, पुष्पक विमान, है ना, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम कहेंगे जी वो हमारे पास तो इंटरनेट भी था पहले 2000 साल पहले, है ना, जब महाभारत हुआ, तो हम फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें आगे बढ़ने के लिए तो एक पॉलिसी चाहिए जो बड़ी ओपन पॉलिसी हो, जिससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे कर सकें। उसके बिना नहीं, तो पैसा भी लगाना पड़ेगा और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और R&D में सक्सेस तभी मिलता है जब फेलियर होता है। अगर बहुत सारी चीज़ें फेल होती हैं तो पता लगता है क्या सक्सीड करेगा। अब जैसे कि आप देखिए दुनिया में हम जो ये फ्यूजन एनर्जी की बात करते हैं, 50 साल से ऊपर हो गए फ्यूजन एनर्जी को ट्राई करते करते, इतने एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, लेकिन एडवांस कंट्री लगे हुए हैं कि एक दिन सक्सीड करेगा तो अनलिमिटेड एनर्जी तैयार हो जाएगी, फिर एनर्जी का क्राइसिस कभी नहीं आएगा। पर फेलियर से ही सक्सेस आता है। हमको फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम फेलियर नहीं एक्सेप्ट करते अपने देश में। ठीक बात। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आपने जितना क्रिटिसाइज़ किया है हमारी पॉलिसीज़ को, नीतियों को, उन सब को उस तरह से ना लिया जाए। आगे बढ़ने की सीढ़ी क्रिटिसिज्म ही होता है, खुले दिल से उसको लेना भी चाहिए। कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कहिएगा। थैंक यू सो मच सर। चिंताएं बहुत सी हैं, आपके ज़रिए भी बहुत सी चिंताएं व्यक्त की गई। उम्मीद हम यही करते हैं कि पेपर्स पे ही सही, जैसे हम चौथी अर्थव्यवस्था बने थे वैसे ही और आगे ही बढ़ेंगे। आने वाला संकट, ये शब्द मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि PM मोदी जब कह रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। र्यूमर्स ऐसे भी हैं 15 तारीख के बाद शायद कुछ बड़ा होगा, तो वो सब ना हो और खुले मन से आपकी बातों को भी हम स्वीकार करें। ये है कि देखिए असलियत के साथ चलना चाहिए। अगर हम अपने को
ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे तो बेवकूफ़ बनाएंगे, ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाएंगे तो कुछ करेंगे नहीं। राइट। तो रियलिटी के साथ चलना चाहिए, रियल डेटा के साथ चलना चाहिए, और क्या हमारी रियलिटी है, कितनी हमारी जो क्षमता है, उसको देखते हुए आगे बढ़ें। अगर हम अपना क्षमता को ही नहीं पहचानेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए रियलिज्म ज़रूरी है, और वो डेटा के आधार पे रियलिज्म हो सकता है, वो हम मनगढ़ंत डेटा के आधार पे हम नहीं कर सकते। हालांकि बहुत आईना दिखाने की आज आपने कोशिश भी की है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू। वेलकम, थैंक यू।